नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों मूल कर्तव्य पढ़े थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में, आरएसपी में, ईओआरओ में, पीएसआई में पूछे जाते रहेंगे, उनके आधार पर मैंने कुछ टॉपिक है वो सेलेक्ट किए हैं। हालांकि यह टॉपिक पूरा राष्ट्रपति चैप्टर वही कवर कर देते हैं, तो इन टॉपिक्स के आधार पर हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। जिस प्रकार से आरपीएससी का एग्ज़ाम का लेवल अब बढ़ रहा है, तो हमें हर बिंदु को गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। इसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित कि किन उच्चाधिकारियों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, कौन कौन से प्रतिवेदन हैं वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, वो अध्यादेश कब तक मान्य रहेगा, कैसे उसको रद्द किया जाता है, ये सब पढ़ना है। राष्ट्रपति को दी हुई उन्मुक्तियां हैं, कुछ विशेष छूट दी गई है राष्ट्रपति को, उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कौन से सदन में महाभियोग लाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, कितने बहुमत से उसको पारित किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं। और अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति कैसे हो जाती है, और कुछ अन्य प्रावधान हम आज देखेंगे। तो ये रहेगा अपना पूरा क्लास का आज इंडेक्स हो गया। इनके आधार पर हम एक एक अनुच्छेद को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि राष्ट्रपति कहाँ पर दिया गया है हमारे संविधान में। तो संविधान का भाग 5 है, जिसका शीर्षक है दोस्तों संघ, और इसका अध्याय 1 है, जिसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका। इसके अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद से? वैसे तो 52 से 73 तक है, लेकिन बीच में उपराष्ट्रपति है। 52 से 73 तक जो अनुच्छेद हैं उसका शीर्षक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसमें अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, बाकी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में हैं। अब सबसे पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। इसमें सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा, और एट ए टाइम एक राष्ट्रपति होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि किसी समय हमारे राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सिंपल अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। 53 में लिखा गया है कि भारत की या जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। मतलब सारे काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 74 और 75, इसमें राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के साथ संबंध बताए गए हैं। मंत्रिपरिषद के साथ संबंध। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति बताने के लिए 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 संवैधानिक स्थिति से नहीं है। 53, 74 और 75, जिसमें 53(1) में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। अब जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा राष्ट्रपति, या उसके नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हो गया, विभाग के मंत्री हो गए, अन्य अधिकारीगण हो गए, उनके माध्यम से ये क्या करवाएगा? कार्य करवाएगा। ये 53(1) में लिखा हुआ है। इसके बाद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद जब हम अपना संविधान लागू हुआ था उसके आधार पर है, बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया है। यानी ये राष्ट्रपति हो गया, और इसको सलाह देने के लिए ये एक मंत्रिपरिषद हो गई, और एक इन मंत्रिपरिषद का क्या हो गया? मुखिया हो गया। ये सब लोग मिलकर इसको क्या देंगे? सहायता और सलाह देंगे राष्ट्रपति को,
प्रेसिडेंट को। ये 74(1) में लिखा गया है। 74(2) में क्या लिखा है कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और सलाह दी तो क्या सलाह दी। मतलब राष्ट्रपति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद तो है, लेकिन इस चीज़ की, इस बात की कोई न्यायालय है उसमें जांच नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को मंत्रियों ने क्या सलाह दी थी, और अगर सलाह दी थी या नहीं दी थी कोई भी कार्य करने के लिए। तो इन 3 अनुच्छेदों को हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें सलाह और सहायता शब्द देखने को मिलते हैं। अब सलाह का मुख्य अर्थ क्या होता है कि सलाह होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, अपने अनुसार कार्य करता है बंदा। अब 75(1) देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी ये प्रेसिडेंट हो गया और ये पीएम हो गया, ये अन्य मंत्री हो गए। तो इनमें मंत्री किसको बनाना है ये पीएम बताएगा प्रेसिडेंट को, उसके बाद ये इनकी नियुक्ति है वो मंत्रियों के आधार पर करता रहेगा। 75(2) में है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है। ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, आगे हम डिस्कशन करेंगे पूरा। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 53 में, 74 में और 75 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे कि सलाह शब्द दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। तो सलाह को तो हम यही मान के चलते हैं कि सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, हम ऐसी किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सलाह का अर्थ है वो बाध्यकारी है। हालांकि स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, फिर भी जब अपनी संविधान सभा बन रही थी उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा था कि हमें संविधान में स्पष्ट कर देना चाहिए कि सलाह का मतलब बाध्यकारी सलाह ही है, उसे मंत्रिपरिषद के कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए जो संविधान का प्रारूप बना था शुरू में, उसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में इस अनुसूची को हटा दिया गया क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका मानना था कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जिस समय राष्ट्रपति को संविधान को बचाने के लिए, अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बचाने के लिए कुछ अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने की शक्ति है वो मिलनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया और संविधान में स्पष्ट रूप से ये चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि अपना जो संविधान सभा संविधान बना रही थी तो उसमें हमें संसदीय व्यवस्था अपनानी थी, और संसदीय व्यवस्था किसके अनुरूप हम अपना रहे थे? ब्रिटेन के अनुरूप। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था में क्या है? वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह क्या है? क्राउन है, यानी राजा है, और मंत्रिपरिषद है। तो वहाँ पर काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा था कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देती थी राजा को, तो वो राजा सामान्यतः उसको मानता था। एक अच्छे संबंध, संवैधानिक संबंध बने हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे वो भी यही सोचते थे कि हम भी राष्ट्रपति को राजा की जगह रखेंगे और मंत्रिपरिषद उसको सलाह देगी, और ये परंपरा धीरे धीरे विकसित होती हुई एक ऐसी परंपरा बन जाएगी जिसमें राष्ट्रपति है वो सामान्यतः संविधान, ये जो मंत्रिपरिषद है इसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। अब जैसे ही संविधान लागू हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग मतभेद होने लगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, क्योंकि उस समय विचारधाराएं काफ़ी भिन्न थी। स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ था जिससे हमें लड़ाई मिली, आज़ादी मिली थी। तो एक इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाषण दे रहे थे, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि संविधान में ऐसी कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होती है, क्योंकि वो उस समय राष्ट्रपति थे और कोई भी व्यक्ति है वो दबना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि मेरी शक्ति है वो मेरे पास होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के कहने पे सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन होते गया। तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको बीच में आना पड़ा और कई जगह ये निर्णय देना पड़ा। सबसे पहले 1955 में उसने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना ही संविधान सम्मत है, और 1971 में उसने बोला कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानता है तो वो संविधान सम्मत नहीं है, वो अवैध होगी, ऐसा कोई भी कार्य है वो संवैधानिक रूप से अवैध होगा। इसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार आई, उन्होंने ये सोचा कि ये सारा जो मामला चल रहा है इसको स्पष्ट रूप से हम ख़त्म कर देते हैं
और संविधान में ये लिख देते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उन्होंने जो 74(1) था उसमें संशोधन किया। 74(1) में पहले क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। उसमें आगे ये जोड़ा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उसके लिए वो ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये 42वें संविधान संशोधन में लिखा गया। अब उसके बाद आपातकाल लग गया, और आपातकाल में जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम 42वें संविधान संशोधन के ऐसे अनुचित उपबंधों को हटा देंगे जो देश के लिए कोई भी खतरा पैदा करते हैं या संविधान की रक्षा करने में खतरा पैदा करते हैं या डिक्टेटरशिप की ओर देश को लेके जाते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 से उन्होंने इसमें कोई चेंज तो नहीं किया, लेकिन एक परंतुक जोड़ दिया, एक बोल सकते हैं कि शर्त जोड़ दी थोड़ी सी, जिसमें राष्ट्रपति को थोड़ी सी सहूलियत हो गई। उन्होंने उसके बाद में क्या जोड़ा, पहले क्या था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, हाँ, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री उसका प्रधान होगा। फिर 42वें संविधान संशोधन में लिखा कि और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार, यहाँ पर पुनर्विचार शब्द है वो जोड़ दिया गया कि पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मंत्रिपरिषद है, उसने दी राष्ट्रपति को कोई सलाह। पहले क्या था 42वें संविधान संशोधन में कि ये सलाह बाध्यकारी थी, राष्ट्रपति को ये सलाह माननी ही माननी थी 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि अगर मान लो कोई भी सलाह है वो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी, तो राष्ट्रपति इसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। और पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो साथ में कुछ इसमें सुझाव भी देगा कि भाई तुमने ये चीज़ भेजी है, इसमें मेरे को ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तुम इसमें ये करेक्शन करके भेज सकते हो तो सही रहेगा। अब ये वापस क्या आ गई, मंत्रिपरिषद क्या आ गई। अब मंत्रिपरिषद क्या करेगी कि या तो उन सुझावों को इंक्लूड कर दे, इसमें सुझावों को शामिल कर ले, या बिना सुझावों के वैसे भी अगर दोबारा ये सलाह राष्ट्रपति को देती है तो अब ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति सिर्फ एक बार किसी भी सलाह को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है या मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह जो कि त्यों या किसी सुझावों को सम्मिलित करके वापस राष्ट्रपति को सौंपती है तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो एक तरह से कार्यपालिका है जो मंत्रिपरिषद है उसके कंट्रोल में है। तो कुछ जगह पर ये बात उठती है कि क्या अपना राष्ट्रपति है वो रबड़ की मुहर है कि उसके पास कोई भी विधेयक भेजा गया या कोई भी ऑर्डर भेजा गया उस पर उसको बस साइन करना ही करना है। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ जगह पर राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। कहाँ पर प्राप्त है कि अगर कोई लोकसभा चुनाव हुए और उसका परिणाम आने पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वहाँ पर राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति को या किसी नेता, दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। हालांकि इसमें भी कुछ नियम सुझाए हैं कि सबसे पहले उसी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे जो चुनाव से पूर्व गठबंधन बना था। इसके बाद अगर वो भी नहीं है तो हम उस समय जो चुनाव परिणाम आया लोकसभा का उसमें जो सबसे बड़ा दल होगा जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होगी, चाहे बहुमत ना हो लेकिन सबसे ज़्यादा बाकियों में, तो उसको आमंत्रित करेंगे कि वो कुछ लोगों को मिला करके क्या सरकार बना सकता है। इसके बाद विपक्ष के नेता है या जो चुनाव के बाद में गठबंधन बना है कोई, उसको आमंत्रित करेंगे और सबसे लास्ट में विपक्ष के नेता को आमंत्रित करेंगे। दूसरा है कि अगर किसी प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब उसको ये विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी सांसद को या किसी व्यक्ति को
अपनी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है अपने विवेक के आधार पर। और अगर कोई प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में विश्वास मत खो देता है और वो विश्वास मत का सामना करने से भी मना कर देता है और वो बोलता है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन करने से पहले किसी और व्यक्ति को आमंत्रित करके उसको विश्वास मत प्राप्त है कि नहीं ये देख सकता है। पुनर्विचार का तो हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी सलाह है वो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है कि भेज दिया तो उसको साइन करना ही करना है। एक है कि अगर पुरानी लोकसभा है उसका विघटन हो गया है और नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, तो उस समय मंत्रिपरिषद कौन सी रहती है? उस समय जो पुरानी लोकसभा थी उसके मंत्री थे वही मंत्रिपरिषद रहती है जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता है। तो उस समय वो मंत्रिपरिषद के ऐसे सलाह को, ऐसे निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता जिससे उनको आगामी चुनाव में कुछ सहायता मिल जाए या कोई ऐसा नीतिगत निर्णय हो जाए जो उनके पक्ष में हो। तो ये राष्ट्रपति को यहाँ पर विवेकाधीन शक्ति है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री से सूचनाएं मांग सकता है विभागों से रिलेटेड कि भाई क्या कुछ चल रहा है बताओ। और अगर कोई भी ऐसा विधेयक है जिस पर अभी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो वो उस विधेयक को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति है वो केवल मात्र एक रबड़ की मोहर नहीं है, उसके पास भी कुछ वास्तविक शक्तियाँ हैं वो उपलब्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन से बहुत से सवाल है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको हम एकदम डिटेल में और आसान भाषा में समझें। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में दिया है कि मत देने का अधिकार किसे होगा, कौन कौन वोट डाल सकेंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति वोट डालता है, भारत का कोई भी नागरिक, उसमें जो संसद होती है, विधानसभा होती है, उनके सदस्य हैं वही वोट डालते हैं। अनुच्छेद 55 में दिया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी किन प्रक्रिया से वोट डाले जाएंगे, किस प्रक्रिया से उन वोटों की गिनती होगी, कैसे विजेता घोषित किया जाएगा, ये अनुच्छेद 55 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक गण के माध्यम से होगा। अब निर्वाचक गण में शामिल कौन कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य। अब राज्यसभा में 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति नामांकित भी करता है, लेकिन वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल जो चुने हुए सदस्य हैं वही भाग लेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए। अब कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है, तो विधान परिषदों के सदस्य है वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या है वो मैं पूछता हूँ कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ पर उच्च सदन का सदस्य है तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है या मत देने का अधिकार होगा? मुख्यमंत्री उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है किसी राज्य का मुख्यमंत्री, तो क्या उसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा? वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो विधान परिषद का सदस्य है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो विधान परिषद है जिन राज्यों में, उसका सदस्य भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 17वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसमें दिल्ली और जो पुदुचेरी है उनकी विधानसभाएं हैं, उनके जो एमएलए हैं चुने हुए, उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल गया। अब बाद में अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी विधानसभा का गठन कर दिया गया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो अगले राष्ट्रपति चुनाव होंगे 2027 में, उससे पहले उसको भी ये अधिकार दे दिया जाएगा ताकि जो संघीय संरचना है भारत की वो बनी रहे। तो अब देख लिया आपने कि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक गण क्या होगा, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि। सिर्फ चुने हुए लोग हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेंगे, वही मत देंगे। ठीक है, सभी राज्यों के साथ दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल किया गया है।
अब है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है कि प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यहाँ नागरिकों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही आगे जाके वोट डालते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाए, प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष से। तो उसमें एक तो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसमें बहुत ज़्यादा चुनावों में खर्चा आएगा, वृत्त आकार है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष करवाना सुलभ समझा गया। दूसरा कि अगर राष्ट्रपति में मान लो कि पूरे देश ने भाग लिया, पूरे देश की जनता है उन्होंने वोट डाला, राष्ट्रपति चुना, तो ऐसा राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा। वो यही बोलेगा कि भाई आप तो लोगों के द्वारा चुने गए हो, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने चुना है, मुझे तो पूरे भारत देश ने चुना है, तो मैं आपकी सलाह क्यों मानूं। तो वहाँ पर फिर विरोधाभास की स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रखा गया। और हमें ब्रिटिश मॉडल था उसको भी लेके चलना था, तो इसी कारण से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान प्रणाली है उसको अपनाया गया। अब है निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब हमने देख लिया कि वोट कौन डालेंगे, अब देखेंगे कि वोट डालेंगे तो कैसे डालेंगे, ये चीज़ देखनी है। तो दो सिस्टम होता है, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, एक होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, जैसा हमारे एमएलए के चुनाव में होता है, एमपी के चुनाव में होता है, सरपंच के चुनाव में होता है कि मान लो 100 आदमी हैं और अगर 6 बंदे खड़े हैं, 100 आदमी हैं और 6 उम्मीदवार हैं, तो अगर 6 में से एक को 20 मिल गए, एक को मिल गए 15, एक को मिल गए 35, तो मुझे नहीं लग रहा ये 100 में पूरे कर दूंगा। 35 और 15 50 और 20 70, और एक ने 0 दे दिए। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 5, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो 100 बंदों पे कोई 6 उम्मीदवार है वो खड़े हैं, तो एक को 20 वोट मिले, एक को 15, एक को 35, एक को 15, एक को 10, एक को 5। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है कि जिसको 35 वोट मिले हैं इसको क्या कर देते हैं, हम विजयी घोषित कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा इसको मत मिले हैं। लेकिन 35 में हम देखेंगे तो इसमें बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि बहुमत 100 में कहाँ पर है कि कोई व्यक्ति 51 वोट लेके आए। अब 51 वोट नहीं लेके आए फिर भी ये बंदा विजेता घोषित हो गया। ये हमारे चलता है एमपी एमएलए और जितने भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके अंदर। राष्ट्रपति के अंदर, उपराष्ट्रपति के अंदर इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति है उसको अपनाया जाता है। ये कैसे होता है ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि कभी हम भूलेंगे नहीं। सबसे पहले इसमें किया जाता है कोटे का निर्धारण, कि किसी व्यक्ति को विजेता है वो कितना कोटा मत मिल जाए उसको तब घोषित करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या बटे कुल पद प्लस 1 और इसमें प्लस 1, ये है हमारा कोटे का निर्धारण। अब डाले गए मतों की संख्या बटा कुल पद बटे 1। तो अब हम देखते हैं अपने विधान, अब हमें एक ही पद है, एक ही पद का चुनाव करना है। तो डाले गए मत यानी कितने मत डाले जाएंगे, विधानसभाओं के सदस्यों के, राज्यसभा, लोकसभा, तो इनमें जितने मत डाले जाएंगे उनमें हम 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देंगे तो 50% आएगा, यानी 50% में 1 वोट ज़्यादा होगा वो उसको हम विजेता घोषित कर देंगे। अब अनुच्छेद जो 55 है उसके अंदर के एक चीज़ दी गई है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मतों का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के कुल योग के समतुल्य होंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने एमएलए हैं, एमएलए के मतों का मूल्य वो बराबर होगा सारे एमपीज के मतों के मूल्य के। इसने कहा है कि हमें ऐसी पद्धति अपनानी है जिससे जितने एमएलए हैं भारत में
उन सभी के मतों का मूल्य और जितने एमपी हैं उन सभी के मतों का मूल्य है वो एक समान रहे, जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का भी समान प्रतिनिधित्व रहे। अब इसके लिए सबसे पहले हम एमएलए के मतों का मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इसका भी एक फॉर्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य, कहाँ पर, विधानसभा में, गुणा 1/1000। ये होगा किसी भी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य। अब मान लो कोई राज्य है, जैसे अपना राजस्थान ही हो गया, इसमें हम ये लेके चलेंगे कि इतनी जनसंख्या है, मान लो 10 लाख जनसंख्या है और विधायक कितने अपने 200 और गुणा 1000। अब 3 और 2 5, 3 और 2 5 कट गए, 2/5, यानी एक विधायक का मत का मूल्य अपना कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो पूरा देश है उसमें हम मान लेंगे कि जैसे 200 विधायक तो राजस्थान में हो गए, तो टोटल ये मान लेंगे कि 1000 विधायक हैं और उन सभी के मतों का मूल्य 5 ही है, तो सबका मूल्य कितना हो गया 5000। और एमपी हमने मान लिए 500, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो 500 एमपी हैं, इनके मतों का कुल योग भी 5000 होना चाहिए। तो संसद के सदस्यों का मूल्य कैसे निकालेंगे, संसद के मत का मूल्य ये निकालेंगे हम टोटल एमएलए के मतों का मूल्य बटे कुल संसद के निर्वाचित सदस्य। ये क्या होगा, टोटल एमएलए 5000 और कुल संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं 500। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, आ गया 10। तो सांसद के वोट का मूल्य रहेगा 10 और विधायक के वोट का मूल्य रहेगा 5। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि मैंने सारे जितने भी एमएलए हैं पूरे देश के उनका एक ही मत का मूल्य लेके चला हूँ, लेकिन ये सारे अलग अलग होंगे क्योंकि राजस्थान में कुछ जनसंख्या है, वहाँ पर एमएलए की संख्या कुछ है, तो वहाँ पर मत का मूल्य अलग आएगा। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर मत का मूल्य है वो और ज़्यादा आएगा। कोई छोटे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या कम है, उनके मतों का मूल्य है वो कम आएगा। इस प्रकार से सारे राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी की विधानसभा के एमएलए, इन सब के मतों का योग किया जाता है और फिर संसद के टोटल जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग दिया जाता है। उससे फिर जो मूल्य निकलता है वो एमपीज का मूल्य होता है। तो मूल्य का निर्धारण कैसे करना है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मूला थोड़ा सा साफ सुथरे शब्दों में लिख सकता हूँ कि एमएलए के वोट का मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुणा 1/1000। ये है एमएलए के मतों का मूल्य निकालने का फॉर्मूला। और एमपी कुल देश के सारे एमएलएस के मतों के मूल्य का योग बटे कुल संसद के निर्वाचित
सदस्य, ये है एमपीज का। ठीक है, अब इसमें जो जनसंख्या है उसका आशय है कि जो 1971 में भारत की जनसंख्या थी, हर स्टेट की जनसंख्या थी, जो 1971 की जनगणना के अनुसार प्रकाशित की गई थी, वो जनसंख्या हम आज तक इस फॉर्मूले में ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय क्या था, कुछ दक्षिणी राज्य थे, उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो अच्छे से चलाया था, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम अच्छे से चलाया था, तो उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के चुनाव में कम ना हो, इसलिए उनको एक तरह से सांत्वना देने के लिए ये 1971 की जनसंख्या है उसको बताया था कि ये 2000 तक इसको लागू रखेंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में ही इसको बोला था कि 2000 तक लागू रखेंगे। बाद में 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया, जिसमें इसको 2026 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 56। 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, 54 में वोट कौन डालेंगे, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, और अगर उसका उत्तराधिकारी ना आए तो वो थोड़े दिन और भी रह सकता है। इसमें उत्तराधिकारी ना आए, इसमें ये नहीं है कि उसका चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव हो गया है लेकिन किसी कारणवश वो पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तब तक पुराना राष्ट्रपति है वो बना रहता है। इसलिए सामान्य प्रक्रिया यही होती है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उससे पूर्व ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, ताकि समय पर नया राष्ट्रपति है वो शपथ ग्रहण कर सके। अब राष्ट्रपति की पदावधि है वो 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है, इसमें मृत्यु शामिल नहीं है, लिख दिया। मृत्यु को छोड़कर एक कि राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे दे उपराष्ट्रपति को कि भाई अपना काम हो गया है, मैं त्याग पत्र देता हूँ। और दूसरा है अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने के आरोप में महाभियोग चलाया जाता है। इन 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो समय से पूर्व भी खत्म हो सकता है। ठीक है, त्याग पत्र दे दे और महाभियोग चलाया जाए। अब है अनुच्छेद 57। कोई राष्ट्रपति बन गया है तो क्या वो दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल है, योग्य है? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति बनने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव जीत करके राष्ट्रपति है वो बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ये अधिकतम 2 बार है। पहले अमेरिका में भी कोई सीमा नहीं थी, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है वो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। बाद में सोचा कि ऐसे तो नंबर नहीं आएगा लोगों का, तो 1951 में वहाँ पर संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अधिकतम 2 बार ही बनने की घोषणा कर दी गई। तो ये है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटीज। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हताएं रखता हो, और राज्य या संघ के अधीन कोई लाभ का पद है वो उसने ग्रहण नहीं किया गया हो। अब इस लाभ के पद में कौन कौन शामिल नहीं होंगे वो कई बार पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रपति शामिल नहीं होगा, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होगा, राज्यपाल शामिल नहीं होगा, और संघ एवं राज्य विधानमंडलों के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब लाभ का पद हो क्या गया? लाभ का पद हो गया कि आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, और कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं कि किसी परिषद का सदस्य आपको बना रखा है, किसी समिति का सदस्य बना रखा है, ये सब चीज़ें आपके द्वारा ग्रहण की हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 35 वर्ष की आयु और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं हैं वही होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह होने चाहिए। आयु लोकसभा के सदस्य में कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी है। इसमें एक अलग से स्पष्टीकरण है कि जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। संविधान में स्पष्टीकरण नहीं है, ये समझने की बात है कि अगर नागरिकता उसने अर्जित की हो तो भी वो व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति है वो बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अर्जित नागरिकता से
जो व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है, वो जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। और इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये भी साइन करके देंगे, तभी आप नामांकन भरने के लिए योग्य हो। इसके बाद है अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। वो क्या थी? अर्हताएं थी, एलिजिबिलिटीज थी। ये क्या है? शर्तें हैं, कंडीशन है कि वो व्यक्ति है वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। मंत्री अलग चीज है, सदस्य होना अलग चीज है। अगर वो सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद धारण करने से उसकी सदस्यता है वो रद्द मानी जाएगी। यानी जैसे ही वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो ऑटोमेटिकली सदस्य से बर्खास्त माना जाएगा। पदावधि के दौरान कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, यानी कोई समिति का सदस्य, कोई परिषद का सदस्य, कोई और चीज़ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां और भत्ते हैं वो भी अनुच्छेद 59 में दिए गए हैं। इस संसद विधि बना करके इन पर कानून बना सकती है। और पदावधि के दौरान इनके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते, इनको पेंशन दी जाती है, आवास दिया जाता है, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 59 में लिखी हुई हैं। अब है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। दूसरे जितने प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो संप्रभुता और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, सर्वे सर्वा है, प्रधान है, तो उसको संविधान की रक्षा करनी है, तो वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और शपथ दिलाने में अगर मान लो उस समय सीजीआई उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत में सिर्फ एक ही कारण से लग सकता है, अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो। अब संविधान के अतिक्रमण को कहीं पर भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। नॉर्मल हम मान के चले तो यही है कि उसने संविधान सम्मत कार्य नहीं किया है। इसका महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? किसी एक सदन में कोई संकल्प लाया जाएगा महाभियोग का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का संकल्प है वो लाया जा सकता है। अब ये संकल्प मान लो कहीं भी लाया गया तो उस सदन के 1/4 सदस्यों से प्रस्तावित होनी चाहिए। 1/4 सदस्य उस संकल्प पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उस सदन में जो प्रस्तुत होने के बाद उस सदन के 2/3 सदस्यों से उसको पारित करना है। मान लीजिए लोकसभा में लाया गया तो 2/3 सदस्यों से पारित करके ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगी कि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों का अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो खुद प्रस्तुत होकर के या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी पक्ष है वो रख सकता है। अगर उसमें आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो जो दूसरा सदन है यानी राज्यसभा है वो अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देगा। और जिस दिन वो पारित हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग है वो नहीं लाया गया है। ठीक है। अब है कि भारत और अमेरिका में महाभियोग में अंतर क्या है। भारत में महाभियोग सिर्फ एक ही कारण से लाया जाता है, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो। लेकिन अमेरिका में संविधान के अतिक्रमण के साथ साथ कोई रिश्वत का आरोप लगा हो, राजद्रोह का आरोप, अपराध का आरोप या दुराचार का आरोप कोई लगा हो तो उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिर्फ जो संसद के सदस्य हैं, जो संसद के सदन हैं, वही ये डिसाइड करते हैं। जबकि अमेरिका में महाभियोग है वो सिर्फ निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाएगा। भारत के किसी भी सदन में ला सकते हैं, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट है वहाँ पर इसको पारित करके भेजा जाएगा जो उच्च सदन है, और उसकी अध्यक्षता है वो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश करेगा। और वहाँ इसको अगर बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उस दिन से राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। अब महाभियोग में हमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इसमें
ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के चुने हुए प्रतिनिधि है वो वोट डालते हैं। लेकिन जैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव आता है, महाभियोग, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वो मत देते हैं या एक तरह से अपना राय है वो देते हैं। विधानसभा यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरा क्या है कि निर्वाचन जब होता है तो केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही मत दे सकते हैं, लेकिन महाभियोग में जो नामांकित हैं वो भी अपना मत है वो दे सकते हैं। टोटल जितने सांसद हैं वो सारे इसके अंदर मत देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऐसा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि निम्न अब इसमें जैसे ही प्रश्न आएगा तो आपको थोड़ा गौर करके पढ़ना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनावों में तो भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में नहीं लेते। तो लोकसभा के सदस्य दोनों में लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य दोनों में लेते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य ऐसे हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ऐसे हैं तो चुनावों में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछ सकता है। अब राष्ट्रपति पर लग गया महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया, तो अब उसकी रिक्ति को भरने के लिए क्या किया जाएगा। एक की अनुच्छेद 62 में दिया गया है कि पदावधि की समाप्ति से उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये तब है जब उसका सामान्य रूप से कार्यकाल खत्म हो रहा हो, 5 साल वाला कार्यकाल। लेकिन अगर महाभियोग से पहले हट गया है या उसने त्यागपत्र दे दिया है तो चुनाव है वो यथाशीघ्र करवाए जाएंगे, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यथाशीघ्र चुनाव और 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अब है अनुच्छेद 70 कि यदि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए संसद को कोई विशेष प्रावधान बनाने की आवश्यकता हो तो संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति का कोई ऐसा पेच फंस गया राष्ट्रपति पद के संदर्भ में, तो संसद को उस पर विधि बनाने का हक होगा। ऐसी विधि संसद ने बनाई थी, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। ये कब बनाई गई कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनका 1969 में निधन हो गया और उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का निधन हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति बने, लेकिन इतने में आ गया राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव आने पर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद से उपराष्ट्रपति पद से फिर इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो वो पद हो गया खाली। उस समय तक ये प्रावधान नहीं था कि सीजीआई है वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो 1969 में संसद ने ये एक्ट बनाया कि अगर दोनों ही नहीं है किसी कारणवश तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और मान लो कि वो भी नहीं है तो एक और लाइन जोड़ दी कि अगर सीजीआई भी उपलब्ध नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ऐसा एक्ट बनाने के लिए संसद को शक्ति कहाँ से मिली? अनुच्छेद 70 से। अब है अनुच्छेद 71 में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का निपटारा, कि अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो उसको हम कैसे सुलझाएंगे। तो सबसे पहले कि इन सबके विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय होता है वो अंतिम माना जाएगा। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है
उसका निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य कर दिया या उसको अवैध ठहरा दिया, तो उसकी जो पद धारण की तिथि है, यानी 1 तारीख को उसने अगर मान लो पद धारण किया है और 20 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि ये अवैध रूप से जीता हुआ है, तो 1 से 20 तारीख के बीच में जो उसने कार्य किए हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे, वो वैध ही माने जाएंगे। उनको इस कारण से अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका निर्वाचन शून्य कर दिया गया है। और इसमें में एक और चीज़ दी गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विनियमन की संसद की शक्ति। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रणाली में या निर्वाचक गण में कोई जोड़ घटाव करना है, किसी को जोड़ना है, हटाना है, तो उससे संबंधित संसद है वो नियम बना सकती है। ऐसा संसद ने नियम बनाया 1952 में। 1952 में क्या था कि 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक को लेकर के आप राष्ट्रपति का नामांकन भर सकते हो। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या चीज़ है? प्रस्तावक है कि आपका नामांकन भरने के लिए कोई प्रस्ताव लाया है, तो नामांकन भरने से पूर्व जो प्रस्तावक हैं, जो व्यक्ति हैं 2, उनको प्रस्तावक बोला जाता है। और जिन 2 व्यक्तियों ने प्रस्ताव लाया उनका किसी 2 और अन्य व्यक्तियों ने समर्थन किया है कि हाँ हाँ तुम नामांकन भराओ, हम आपके साथ हैं, तो जो समर्थक हैं वो अनुमोदक कहलाते हैं। तो शुरू में 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक ही चाहिए थे, लेकिन 1967 में क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें 17 लोगों ने भाग लिया और 9 को एक भी वोट नहीं मिला। तो इस तरह से जो गंभीर प्रत्याशी ना आए, इनके लिए संसद ने 1974 में संशोधन करके 5 अनुमोदक और 5 प्रस्तावक रख दिए। इसके बाद भी लोग कहाँ रुकने वाले थे, 5-5 कोई बड़ी बात नहीं होती है, भला फुसला करके या थोड़े बहुत रुपए दे करके आने लग गए चुनाव में। तो फिर 1997 में संशोधन हुआ और 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरने के लिए चाहिए। 20-20 चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। 15,000 की जमानत राशि है वो आपको आरबीआई में जमा करानी है। और अगर कुल वोटों का 1/6% आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत है वो जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त, यहाँ लिख देता हूँ, जमानत जब्त। ठीक है, पहले 2-2 थे, फिर 74 में 5-5 आए और फिर 97 में 50-50 कर दिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ वैसे जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक बना रखे हैं, पॉइंट बना रखे हैं, ऐसे हमारे संविधान में नहीं दी गई है। अलग अलग अनुच्छेदों से राष्ट्रपति को शक्तियाँ मिलती है, जिनको हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पढ़ेंगे। कुछ है प्रशासनिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में यही है कि जो विभिन्न मंत्रालय और विभाग कार्य किए जाते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। लास्ट में उन पर साइन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से ही कार्यपालिका की कार्रवाई की जाती है ताकि देश में एक रूपता या एक समानता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति बहुत से उच्च पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है। ये बहुत बार हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री या मंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो उपराज्यपाल हैं संघ राज्य क्षेत्रों के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की, वित्त आयोग के सदस्यों की, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष अधिकारी है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति है वो न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर उनकी नियुक्तियां की जाती है। तो ये है राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। वो युद्ध की घोषणा करता है, शांति की घोषणा करता है, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो ये सैन्य शक्ति राष्ट्रपति को
प्राप्त है। ये भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किसी युद्ध की घोषणा करता है, विराम की घोषणा करता है, सारी चीज़ें। राजनयिक और कूटनीतिक शक्तियाँ, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, उसके साथ जो भी समझौते होते हैं, संधियाँ होती है, वो सारे हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, और अगर कोई विदेशी राजदूत है वो भारत में है तो उनका स्वागत के लिए राष्ट्रपति ही उत्तरदायी होता है। तो ये राजनयिक और कूटनीतिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब है विधायिक शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में है कि दोनों सदनों को सत्राहूत एवं सत्रावसान, सत्राहूत यानी सत्र शुरू करना, जो पहला सत्र होता है वो शुरू करना, और लास्ट में सत्र का अवसान करना राष्ट्रपति के हाथ में है। अनुच्छेद 85 से उसको ये शक्ति मिलती है। अगर किसी भी विधेयक है उस पर दोनों सदनों में विरोधाभास हो जाता है तो वो दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, वो अनुच्छेद 108 में दी गई है। आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, पहली बैठक होती है सदन में, उसमें और वर्ष के पहले संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है अनुच्छेद 87 के अनुसार। राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन को विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है या किसी अन्य कार्य के संदर्भ में भी संदेश भेज सकता है। ये 86 में लिखा हुआ है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में अपनी उत्कृष्टता साबित करते हैं। तो इन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दो प्रतिनिधि है वो एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से 25 जनवरी 2020 के बाद इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई भी एंग्लो इंडियन है वो नियुक्त नहीं है। अनुच्छेद 123 के अनुसार वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 2 विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति आवश्यक होती है संसद में पेश करने से पहले। एक धन विधेयक और दूसरा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य का क्षेत्र बदलना है, नए राज्य का सृजन करना है। तो ये 2 प्रकार के विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति है, जो किसी भी अधिनियम को, किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकती है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब है विभिन्न प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 में ये संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखवाता है। कैग का प्रतिवेदन 151 में, वित्त आयोग की अनुशंसाएं 281, यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन 323, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन 340, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन 338 का। ये सारे जो आपको संस्थाएं दिख रही हैं, इनके प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, कैग का, वित्त आयोग का, यूपीएससी, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब है न्यायिक शक्ति, समाधान आदि से जुड़ी शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। यानी राष्ट्रपति है वो किसी को अगर दंड मिला हुआ है तो उसको क्षमा करने की भी शक्ति रखता है। राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को कम करने या माफ करने की शक्ति 3 मामलों में प्राप्त होगी। इसके लिए 3 मामले दिए गए हैं। अगर दंड सेना न्यायालय से मिला हो, ऐसे कानून का उल्लंघन हुआ हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता हो, और मृत्युदंड से संबंधित सभी मामले अगर राज्य ने दिया है तो भी, और अगर संघ ने दिया है तो भी। 72(1) में क्षमादान से संबंधित कुछ विकल्प सुझाए गए हैं, 5 विकल्प। उनके आधार पर राष्ट्रपति है वो किसी भी दंड को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। सबसे पहले आता है लघुकरण यानी कम करना। अब नाम से ऐसे लग रहा है कि लघुकरण में उसकी जो क्या बोलते हैं मात्रा है उसको कम किया जा रहा है। मात्रा कम नहीं की जा रही। लघुकरण में प्रकृति को चेंज किया जाता है। जैसे अगर किसी को कठोर कारावास मिला गया है तो उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना। किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देना। यह आता है लघुकरण यानी प्रकृति में परिवर्तन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन। इसके बाद है परिहार। परिहार में प्रकृति वही रहती है, दंड की मात्रा है वो कम हो जाती है। जैसे अगर किसी को 7 साल का कठोर कारावास मिला है तो उसको 5 साल का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। इसके बाद है विराम। विराम में क्या है, किसी विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता को कम किया जाता है, चाहे उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो
चाहे उसकी मात्रा में परिवर्तन हो। अब विशिष्ट अवस्था, जैसे मान लो कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए कठोर कारावास को साधारण कारावास में तब्दील किया जाता है। कोई अगर मान लो वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए भी कठोर कारावास है, उसको साधारण कारावास में बदला जा सकता है। किसी गर्भवती महिला को अगर मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में भी तब्दील किया जा सकता है। ये है विराम। चौथा है परविलंबन। परविलंब यानी विलंब कर देना। विलंब कब किया जाएगा कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है और उसने राष्ट्रपति के लिए याचिका डाल रखी है क्षमा के लिए, तो वो याचिका जब तक प्रोसेस में है तब तक उसका मृत्युदंड है वो अस्थायी तौर पर क्या किया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इसी को परविलंबन बोलते हैं। और लास्ट है क्षमा। क्षमा में पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है बंदे को, और ऐसा प्रभाव होता है कि उसने कोई भी अपराध किया ही ना हो। एक मतलब कह सकते हैं हम कि वो बाइज्जत बरी की तरह ही क्षमा हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें थी जो राष्ट्रपति है वो कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अब है क्षमादान अपील का निपटारा कैसे होगा और क्या यह निपटारा न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि ये जो क्षमा दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ये किसी भी प्रकार की मनमानी, तर्कहीन, विभेदकारी या असद्भावपूर्ण नहीं होनी चाहिए। केयर सिंह बनाम भारत संघ 1988 मामला आया जो इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट सुझाए कि इनके आधार पर समाधान दिया जाएगा कि एक तो जो अपराधी है उसको मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा, उसको लिखित रूप में याचिका डालनी है। ये नहीं कि वो राष्ट्रपति के सामने जाकर अपने जुबान से क्षमा याचना कर रहा है। और ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा दे सकता है। इसमें किसी भी न्यायालय में कोई इसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय से भिन्न निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है और उसे अपना आधार भी नहीं बताना है कि मैंने किस आधार पर इसको क्षमादान दिया है। बस उसने दे दिया तो दे दिया, खत्म। मंत्रिपरिषद की सलाह से ये कार्य करना है उसको, और शक्ति का विस्तार का पुनरीक्षण है वो न्यायालय कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ें सुझाई गई है, जिस प्रकार के दान बताए गए हैं, उसी प्रकार के क्षमादान है वो राष्ट्रपति दे सकता है। अब है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में अंतर। सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय से संबंधित जो सजाएं दी गई हैं, दंड दिया है, वो सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। संघ कार्यपालिका के जो नियम हैं वहाँ पर राष्ट्रपति समाधान देगा, और जो राज्य कार्यपालिका के नियम है वहाँ पर राज्यपाल समाधान देगा। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। सबसे पहले 352 में है कि राष्ट्रपति है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियों को भांपते हुए देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 356 कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ पर अगर राज्यपाल उसको प्रतिवेदन दे या वो स्वयं संज्ञान से भी उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 360 में कि भारत या भारत के किसी भाग के अगर वित्तीय स्थायित्व उसकी साख है वो खतरे में पड़ जाए तो वहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति लगा सकता है। अनुच्छेद 358 में है कि अनुच्छेद 352 लगते ही जो अनुच्छेद 19 के अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार हमें दिए गए हैं। और 359 में है कि राष्ट्रपति एक घोषणा निकाल करके या एक आशय निकाल करके बाकी सारे मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। 20 विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्षमता, और 21 में दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता। इन दो को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारों को राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 359 के आशय से निलंबित कर सकता है। इसके बाद है अन्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 143, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि या किसी अन्य विधेयक को लेकर के या किसी भी प्रकार की संवैधानिक अगर उसको क्या बोलते हैं समस्या आ रही है एक तरह से, तो वो सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय की वो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है।
संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है वो अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति के अंडर में आता है। SC/ST के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने और उन्हें इन सूचियों में शामिल करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल करना और उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों की सूची से बाहर निकालना अनुच्छेद 339 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकता है। अब है राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति। अब वीटो शक्ति क्या होती है? वीटो शक्ति है कि कोई चीज़ आई, उसको वीटो कर दिया, यानी उसको नकार दिया। अब सामान्यतः कार्यपालिका को ये शक्ति दी जाती है कि वो विधायिका के कुछ नियमों को रोक सके या विधायिका की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगा सके। क्यों लगा सके? कि अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून पास करना चाह रही है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, या उसने जल्दबाजी में कोई ऐसा विधेयक पारित कर दिया है जिस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श नहीं हुआ है, तो वो उसको एक बार रोक सकता है। तो इसके लिए 4 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। आत्यांतिक वीटो यानी सिरे से खारिज कर देना, नकार देना। विशेषित वीटो, विशेषित वीटो का मतलब है कि उसको बहुमत के आधार पर रोक देना। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब है कि विधायिका है वो पुनर्विचार के लिए जब उसके पास कोई भी विधेयक जाता है तो वो उसको साधारण बहुमत से नकार देती है, निषेध कर देती है। और जेबी वीटो कि अगर कोई विधेयक आया उस पर ना तो अपनी सहमति दी ना अपनी असहमति दी, वो बस अपने पास पड़ा रहने दिया, ये जेबी वीटो के अंतर्गत आता है। अब हमारे राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति है वो अनुच्छेद 111 से मिलती है। अनुच्छेद 111 में दी हुई नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 111 में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनसे हमारे राष्ट्रपति को एक वीटो की शक्ति है वो मिल जाती है। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वह 3 विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है। अनुमति दे सकता है, जो लगभग विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता ही है। अनुमति नहीं देता, पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 था, जो पेप्सू हिमाचल प्रदेश वाला राज्य था, क्षेत्र था जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वहाँ पर ये विनियोग विधेयक था, ये पारित हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही वहाँ राष्ट्रपति शासन हट गया, तो ये अपने आप रद्द हो गया। एक संसद सदस्य वेतन भत्ता विधेयक था 1991 में, लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आया तो अगले दिन ही वो सरकार गिर गई, लोकसभा का विघटन हो गया, तो ये भी अपने आप रद्द हो गया। पुनर्विचार के लिए अपने भारत का राष्ट्रपति है वो एक बार अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद को वापस लौटा सकता है। अपने पास रोक लेना, ऐसा संविधान में सिर्फ एक बार हुआ है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, उसमें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था इसको रोक लिया था क्योंकि ये एक प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर रहा था। तो ये है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। अब है राज्यों के विधेयकों पर भी राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति लागू होती है। कैसे लागू होती है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को भी 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे ही राज्य विधानमंडल ने विधेयक है वो पारित किया तो राज्यपाल इस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब अगर उसने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा और राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 का प्रयोग करते हुए राज्यों को पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। इसके लिए अधिकतम 6 महीने का समय राज्य को दिया जाता है। अगर राज्य 6 महीने के अंदर वापस उसे राष्ट्रपति को भेजता है तो इस बार भी राष्ट्रपति है वो उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे दोबारा फिर से पुनर्विचार करने के लिए राज्य को भेज सकता है या अपने पास रख सकता है। तो ये है राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति है। अध्यादेश यानी एक आदेश ऐसा जारी कर दिया जो संसद के अधिनियम के बराबर ही प्रभाव रखता है। ये कब कर सकता है? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों सत्र में ना हो या इनमें से कोई एक सत्र में ना हो, और राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिससे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब अध्यादेश जारी तभी होगा जब दोनों में से एक सत्र या दोनों में से एक सदन या दोनों ही सत्र में नहीं हो, क्योंकि एक सदन से कोई विधेयक पारित हो गया तो उसके बाद दूसरे सदन से भी पारित होना जरूरी है, तभी वो राष्ट्रपति के पास आकर के अधिनियम का रूप लेगा। दूसरा है कि अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा में अध्यादेश को भी बताया गया है।
तो इसलिए अध्यादेश है वो इस प्रकार से जारी नहीं किया जा सकता जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से जारी किया जा सकता है और ये संसद के सत्र के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। उसके बाद अगर संसद ने इसको पारित नहीं किया है तो ये अपने आप रद्द हो जाएगा। इससे पहले भी अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है और उन्होंने 6 सप्ताह से पहले ही अगर कोई संकल्प पारित करके इसको रद्द करने की घोषणा कर दी है तो ये रद्द हो जाएगा। अगर इसको परमानेंट कर दिया है, अधिनियम बना दिया है, तो ये अधिनियम भी बन जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति किसी भी समय जो अध्यादेश की घोषणा की गई है उस अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब इसमें मुद्दा आता है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि अध्यादेश लागू किया जाना चाहिए, तो इस समाधान का क्या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ऐसा मामला आया था आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ 1970 में, जब 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश पारित किया गया था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो अध्यादेश है वो असद्भावनापूर्ण तरीके के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब अध्यादेश जैसी शक्ति है ये किसी अन्य देश में नहीं है कि कार्यपालिका है वो किसी भी प्रकार का नियम है वो इस प्रकार से बना सके, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। वहाँ पर विधायिका है उसमें कार्यपालिका की घुसपैठ किसी भी तरह पर मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है और अपना देश जो एक नवोदित राष्ट्र था वो बन रहा था, तो इसके कारण अध्यादेश की शक्ति अपने राष्ट्रपति को देना जरूरी हो गई थी। अब है अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। अनुच्छेद 361 में दिया गया है कि पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानूनी कार्रवाई से व्यक्तिगत उन्मुक्ति, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर भी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्रवाई उनके पद पर रहते हुए नहीं की जाएगी, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनको कुछ उन्मुक्ति है वो सीमित की गई है कि कोई व्यक्ति है वो उनसे अनुतोष की सिविल कार्रवाई शुरू करने की मांग कर सकता है। उसके लिए 3 शर्तें दी गई है। एक तो उसको लिखित सूचना देनी है और ऐसी कार्रवाई है वो लिखित सूचना देने के 2 महीने बाद ही शुरू की जा सकती है और लिखित सूचना में पक्षकार का नाम, कार्रवाई की प्रकृति और मांगे गए अनुतोष का विवरण देना जरूरी है। अब तक हमारे भारत में 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 2 बार रहा था, बाकी सबका एक बार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। 2022 से द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की राष्ट्रपति है। अगला चुनाव है वो 2027 में होगा। तो ये था दोस्तों अपना भारत के राष्ट्रपति से संबंधित चैप्टर जो हमने क्लियर कर लिया। तो आपको अगर ये थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ हो तो कमेंट में लिख देना। किसी भी प्रकार के अपने सुझाव हो तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।